नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके, जिस पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछेंगे और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किस सिफारिश पर पारित किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का है, एक किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। एडमिन मार्टिंगो के द्वारा पारित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये लागू कब हुआ, तो लागू जो हुआ 1921 में लागू हुआ। और इसी को जो है मार्टिंगो चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पूछी है, तो ये जो बनाई गई थी वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए वाला हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी अवधि जो रही है कौन सी, तो अवधि जो रही है 1974 से 1979 तक रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया, इस पर जो है योजना पर। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वयं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन पर भी जोर दिया गया था। ये विशेषताएं हैं इसकी। और 1978 में बात करें तो एक वर्ष पूर्व में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 4.4% था, जबकि वास्तविक विकास 4.8% था। ठीक है, ये विशेषताएं इसकी। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, ओंग नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार दिया है, दिल्ली दिया है, लक्षद्वीप दिया है और पुडुचेरी दिया है। तो ये जो निवास करती है वो कहाँ, तो ये जो है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात आती है तो इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर थी, इसको बदल दिया गया है। अब इसकी राजधानी जो है विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, विजयपुरम नाम बदल दिया गया पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे जो है इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। इतनी भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछ लिया है केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8 है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, मनुष्यों के ध्वनि का श्रव्य परास लगभग तक होती है। मतलब यहाँ पे बताना है कि मनुष्य जो है कितनी जो है ध्वनि सुन सकता है। तो ये जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है। तो यहाँ पे बताना है किस लेखक की कृति है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये जो है हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो इनकी जो है कुछ कृतियां हैं, तो बात कर लेते हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनकी दिन फिरे, और रानी नागफनी की कहानी, और ज्वाला और जल। ठीक है, ये जो है कृतियां हैं उनकी, याद रखिएगा। किसकी, तो हरिशंकर परसाई जी की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। तो बताना है कि मतलब किस पर मनाते हैं। यहाँ पे दिया फसल, स्वास्थ्य, जीवन और जलवायु पे। तो ये जो है मनाया जाता है फसल पे। ठीक है, फसल पे मनाया जाता है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने जो है इसकी नींव रखी थी वैसाखी त्यौहार की, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, मसाई लोग
निम्न में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो यहाँ पे बताना है किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका दिया है, यूरोप दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया है, दक्षिणी अमेरिका दिया है। तो ये जो अफ्रीका के हैं, ठीक है, अफ्रीका के। और अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो जाती भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा में अभी क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में भारत ने हरा दिया है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में, इसलिए भी चर्चा में है। फिर यहाँ पे अफ्रीका की बात है तो अफ्रीका के जो है प्रेसिडेंट पूछे जा सकते तो रामा फोसा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं मुद्रा की तो रैंड मुद्रा है इसकी। और अफ्रीकी संघ जो है वो जो है G20 का सदस्य भी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है निम्न में से किसके पास केंद्र, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय समव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है? तो यहाँ पे बताना है जो राज्य है और जो केंद्र है और जो केंद्र शासित प्रदेश की जो है सभी वित्तीय जो है वित्तीय संप्रभाव मतलब होता है सभी वित्तीय मामले हैं जो वो किसके पास संवैधानिक अधिकार होता है लेखा रखने का? तो ये यहाँ पे दिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक और दिया है वित्त आयोग का और भारत के महान्यायवादी का और दिया है राज्य लोक सेवा आयोग का। तो देखिए केंद्र हो या राज्य हो उसमें जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लेखा परीक्षा आयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात आई है तो आपको एक चीज याद रखनी है, तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 में मिलता है। कहाँ पे? तो अनुच्छेद 148 में मिलता है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो है अभी हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाए गए, कौन बनाएंगे? तो ये जो बनाएंगे के संजय मूर्ति जी बनाएंगे, ठीक है, के संजय मूर्ति जी बनाए गए। इतनी भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पद दिए, तो अगर बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में मिलता है। फिर अगर बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में मिलता है, ठीक है। जो भी जो है विधि से संबंधित जो भी कार्य होता है जो महान्यायवादी का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग का, तो ये जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 315 में किया गया है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित कौन सा भारतीय संविधान में अनुच्छेद संबंधित है? यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो 395 बताए गए उसमें से जो है अनुच्छेद 243 जी संबंधित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब पंचायत की बात आई, पंचायतों का गठन अनुच्छेद जो है 40 में उल्लेख मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पंचायतों का जो है भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग 9 संबंधित है, ठीक है, भाग 9 संबंधित है, भाग 9, ठीक है, भाग 9 संबंधित है। ये भाग 9 जो है, फिर बात करते हैं अनुसूची कौन से संबंधित है? तो अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायतों से। और इसको जो है इसका प्रावधान जो किया गया था वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 का, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। इतनी चीज भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील पूछा है। वैसी झील नहीं पूछा है खारे पानी की, बल्कि पूछा अंतर्देशीय खारे पानी की झील। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सामर झील जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, कुछ झीलें जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं डल झील जो है कहाँ पे? तो डल झील जो है वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, डल झील जम्मू कश्मीर में। बोलर झील जो है जम्मू कश्मीर में सबसे मीठे पानी की झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में। और चिल्का झील को जो है
किस में, तो रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, रामसर स्थल में सबसे पहले शामिल किया गया था। और फिर बात करते हैं वेम्बनाड झील जो है केरल में, सामर झील जो है राजस्थान में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, और हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण ने कराया था। तो यहाँ पे बताना है बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है लाहौर में किसने कराया था। तो यहाँ पे दिया शेरशाह सूरी दिया, हुमायूं दिया, इल्तुतमिश दिया, औरंगजेब दिया। तो ये जो औरंगजेब ने कराया था, कब कराया था, तो 1673 में कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है। तो यहाँ पे बताना है किस में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे बताना जब अंगीकृत किया गया था उस समय जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने थे। तो अनुच्छेद की जब बात आती है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 395। ठीक है, अनुच्छेद 395। देखिए अनुच्छेद तब भी आज भी ये उतनी ही है, अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उसमें का खा ऐसे जो है ये वगैरह जोड़ दिया। जैसे अनुच्छेद 21 था उसमें 21 का जोड़ के जो है शिक्षा का अधिकार बना दिया, इस तरीके से बना दिया। अगर मूल अनुच्छेद पूछ लेना है तो अनुच्छेद 395 ही है। अब यहाँ पे अंगीकृत की बात है तो जो भारतीय संविधान था वो अंगीकृत कब किया गया था। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लागू कब किया गया, तो लागू की डेट अगर पूछ ली जाए तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब यहाँ पे जो है 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसके बाद लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। और इस बार जो है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और इसके मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया। देखिए करंट का भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसमें करंट का भी प्रश्न याद रखिए। इंडोनेशिया के जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कौन, तो प्राबोवो सुबियांटो। ठीक है, ये जो थे अपने यहाँ मुख्य अतिथि थे 76वां गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अंगीकृत, और ये जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब संविधान सभा की बात आती है तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। अब संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। इतनी भी चीज याद रखिए, 389 सदस्य थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है उसके बाद भाग कितने थे, तो भाग जो है 22। और बात करते हैं जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां 8 थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जो है पहले जो 9वीं अनुसूची थी वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये जो है पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची जो है 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है, और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में होता है। ठीक है, फिर 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन जो 1992 का अधिनियम है, इसके द्वारा जोड़ी गई 4 अनुसूची। तो इसके लिए जो है कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां होंगी। वर्तमान में अगर बात करते हैं कितनी चीज़ें हैं, तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और जो है 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद के अगर भाग पूछ ले जाए तो ज़्यादा हैं, बल्कि अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं वो 395 ही अनुच्छेद हैं। इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, गिरनार में स्थित है। ये वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो हाल ही में अगर करंट की बात करते हैं तो गिर जो अभ्यारण्य है, ठीक है, गिर अभ्यारण्य में सबमिट होती है, वन्य जीव बोर्ड की सबमिट होती है, कौन सी, तो 7वीं सबमिट होती है। ठीक है, और इसमें मोदी जी शामिल थे और इसमें ये क्या किया गया है,
तो गिर में जो है मोदी जी ने सफारी की है। अब यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो गिर है अभ्यारण्य वो कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। और यहीं पे जो सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी जो है मोदी जी ने पूजा की है। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है, सोमनाथ मंदिर भी पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कलिंग की जब बात आती है तो आपको ये चीज याद रखनी है, अशोक, ठीक है, अशोक नाम याद रखना, अशोक सम्राट का। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो कब से नहीं माना जाएगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 मार्च 1947 से नहीं माना जाए। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, मतलब अलग अलग बंटवारा हुआ था, तो उसमें जो है जो लोग पाकिस्तान चले गए तो उनका जो है क्या सिटीजन नहीं माना जाएगा, किसका, तो भारत का सिटीजन वो नहीं माना जाएगा तब से, जब 1 मार्च 1947 के, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आप सिटीजन की बात आई तो सिटीजन की बात करते हैं, तो भारत के सिटीजनशिप का उल्लेख बताएं तो कहाँ पे मिलता है, तो भाग 2 में मिलता है, ठीक है, भाग 2 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कब तक की रिपोर्ट है, तो मार्च 2022 तक की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार है। तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है। देखिए पहले तो यही पूछा जाता है, तो भाषा से संबंधित है, ठीक है। अब भाषा से संबंधित है, भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी है, तो 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है। उसमें से बताना कौन से शामिल नहीं है, तो राजस्थानी दी, पंजाबी दी, बोडो दिया है, तमिल दिया, तो ये जो है राजस्थानी नहीं है, ठीक है। टोटल मिला के अगर बात करते हैं तो 22 भाषाएं, और 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा नहीं है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, अभी जो 8 तारीख में 8 मार्च में वितरित किया जाएगा, यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 भाषाएं कौन सी, तो एक तो राजस्थानी हो गई और एक अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। अगर आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में वीडियो नहीं देखी स्पेशली, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है, कितने लोगों को मिलेगा, बाकायदा लिस्ट दिखाई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजस्थानी शामिल नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन राजस्थानी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया, सिक्किम दिया है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे दिए हैं। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, शिवकला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में, लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में, माना दर्रा जो उत्तराखंड में, जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजालवी दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, डिफिशियंसी डिजीजेस के संदर्भ में रिकेटस की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है, तो यहाँ पे विटामिन सी दिया है, विटामिन ई दिया है, विटामिन डी दिया है, और विटामिन B12 दिया है। तो ये जो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आइए बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है विटामिन ए, तो रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम, और रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और इससे जो है गाजर में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं विटामिन B12 की, तो इसका होता है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है, और रक्तलब्धता होता है। और विटामिन ए की बात करते हैं तो बंधिता होता है, और टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की बात करते हैं कैल्सीफेरॉल होता है, और रिकेटस इसकी कमी से होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में
किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे बताना है डिप्टी गवर्नर्स की संख्या कितनी हो सकती है, किसमें, तो भारतीय रिजर्व बैंक में, मतलब आरबीआई में। तो यहाँ पे 5 दिया, 3 दिया, 4 दिया और 2 दिया, तो ये 4 हो सकती है। ठीक है, अब आरबीआई की बात आए तो आरबीआई के जो है नए गवर्नर बनाएंगे कौन, तो संजय मल्होत्रा जी। कौन बनाएंगे, तो संजय मल्होत्रा जी बनाएंगे। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी बनाएंगे। कौन से नंबर के बने, तो 26वें नंबर के बने। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया, शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। और शक्तिकांत दास जी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बना दिए गए मोदी जी के। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जब आरबीआई की बात आए तो आरबीआई की स्थापना पूछी जा सकती है। ठीक है, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1935 में, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो बेहतर हो सके और आपको जल्दी से वीडियो प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।